What's up everyone? Welcome back to the channel। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बाबा फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स को हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम 7 प्रिंसिपल समझेंगे। पहले बेसिकली मैं आपको 14 प्रिंसिपल्स के नेम बता दूंगा, देन आफ्टर इस वीडियो में 7 समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 7, देन वी विल गो ऑन टेलर प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करेंगे बाबा फ्योल मतलब हेनरी फ्योल ने दिए गए 14 प्रिंसिपल्स के। लेकिन बेसिकली जो हमारे एग्जाम से पहले होता है एक प्रैक्टिकल, उसमें ये फ्योल के बारे में पूछा जा सकता है, टेलर के बारे में बेसिक जानकारी जो एक बच्चे को होनी चाहिए, और इसको आप आंसर्स में भी लिख के इफेक्टिव बना सकते हैं। तो बात करते हैं फ्योल, हेनरी फ्योल या फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहले फ्योल का पूरा नाम है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल क्या काम करते थे? वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। एक फ्रेंच कंपनी में या एक फ्रेंच में माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, उनका जन्म मतलब बॉर्न हुए थे वो 29 जुलाई 1841 में उनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था सर? इस्तांबुल, टर्की में। बेसिकली प्रैक्टिकल्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हेनरी फ्योल कहाँ काम करते थे, ये क्या काम करते थे, या उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो ये बेसिक क्वेश्चंस एक पूछे जा सकते हैं, बेसिक इतना तो पता होना ही चाहिए। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, टेलर या फ्योल? तो जहां भी बात करी जाए फादर ऑफ मैनेजमेंट की, तो वहां आ जाते हैं प्रिंसिपल या हेनरी फ्योल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर पूछ ले हु इज द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो कौन है? हेनरी फ्योल। और जहां बात करें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के फादर की, तो वहां हम बोलेंगे टेलर। ठीक है, सिंपल। अब हम पहले उनके 14 प्रिंसिपल कौन से उन्हें दिए, उन्हें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, एक एक करके उनका नाम पहले जान लेते हैं। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, फिर दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है डिसिप्लिन, चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, remuneration of persons, centralization and decentralization, principles of scalar chain, principle of order, principles of equity, stability of tenure of personnel, principle of initiative, principle of esprit de corps। 14 प्रिंसिपल के आपको नाम याद होना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल हैं, क्योंकि जब हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो एक एक करके उनको एलिमिनेट करते जाएंगे, जिससे हमारा आंसर्स फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ये उनके 14 प्रिंसिपल्स थे, फ्योल ने दिए थे। वो एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, बॉर्न हुए थे 29 जुलाई 1841 में। कहां पर हुए थे सर? इस्तांबुल, टर्की में। उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स में भी हेनरी फ्योल को ही बोलते हैं। मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी आए, मैनेजमेंट। जहां साइंटिफिक की बात हो वहां टेलर, और नॉर्मल कहीं भी मैनेजमेंट की बात हो हेनरी फ्योल। ठीक है गाइज, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे बहुत डीपली। अब हम पहले इस वीडियो में बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करेंगे। कोई भी 7 मतलब 7 प्रिंसिपल आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 7 उसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो हियर आर 14 प्रिंसिपल्स। डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है। कोई भी वाइवा हो, कोई भी प्रैक्टिकल हो, कोई टीचर क्वेश्चन पूछ ले कि एक प्रिंसिपल बता दो, तो सबके मुंह पे आता है डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे इजी, सबसे सिंपल, सबसे बेसिक प्रिंसिपल। तो अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्क को डिवाइड करना। तो होल वर्क, पूरा काम को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करना, और एक बंदा मतलब 1 पर्सन को असाइन करना सिर्फ एक यूनिट ऑफ वर्क। एक बंदे को एक ही वर्क देना, और कैसे देना? मैचिंग टू हिज स्किल, क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज। उसके नॉलेज, उसके स्किल, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कितना वो पढ़ा लिखा है, क्या है, उसको क्या करते बनेगा, ये काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, पूरा देख के समझ के वो यूनिट ऑफ प्लान या वो यूनिट ऑफ वर्क उसको देना है। तो इससे सर होगा क्या? अब हमने वर्क को डिवाइड कर दिया, तो एक तो काम जल्दी होगा, तो इफेक्टिवनेस आ गई। काम में रिसोर्सेस कम लगेंगे तो एफिशिएंसी भी आ गई। अब एक ही बंदा वही काम बार बार करेगा तो उसको स्पेशलाइज हो जाएगा उसमें, तो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। देखो, कोई भी प्रिंसिपल हो उसमें नीचे वायलेशन में कई बार हिंट दिए जाते हैं
कि दिस प्रिंसिपल हैज बीन अप्लाइड टू दिस दिस सिचुएशन, व्हाट माइट बी द इफेक्ट, एंड इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो दिमाग में एक पॉइंट क्लिक होना चाहिए कि भाई स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो पक्का डिवीजन ऑफ वर्क ही होगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्या है डिवीजन ऑफ वर्क? पूरे काम को छोटे छोटे यूनिट्स में बांटना, और छोटे छोटे यूनिट जो हमने बांटे हैं उसको अलग अलग एक एक बंदे को एक एक यूनिट वर्क देना, उसकी स्किल, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। अगला प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो पेपर में या कहीं भी कुछ कोई पूछता है तो आंसर में इस टाइप से बोलना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऐसा करके, मतलब स्टार्टिंग कुछ इस टाइप से लेना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कि इसके अनुसार द होल वर्क डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। इस टाइप से अगर तुम आंसर्स लिखते हो या कुछ किसी को समझाते हो या इंग्लिश में भी बोलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, इफेक्टिव मैनर लगता है, और हो सकता है वाइवा में मार्क्स गेन करने में भी ये टिप काम आए। अब हम बात कर लेते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, पावर टू टेक डिसीजन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइंड जॉब ऑन टाइम, मतलब जो भी आपको वर्क या काम मिला है उसको टाइम पे पूरा करना। और अथॉरिटी का मतलब होता है जो डिसीजन मेकिंग की पावर रहती है, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब सर कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, तो इस प्रिंसिपल के अनुसार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इसका बैलेंस होना चाहिए। लाइक अगर तुमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोल दिया कि तुमको ये प्रोडक्ट बनाना है, तो तुमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि तो आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन वो प्रोडक्ट के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा उसको खरीदने की, अगर परचेज डिपार्टमेंट उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता है तो उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि उसको परचेज कर सके। तो उस दोनों का बैलेंस होना चाहिए कि वो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ किसके बीच में? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर अगर मान लो सिर्फ अथॉरिटी दे दी तो क्या होगा, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो क्या होगा? देखो अगर तुमने सिर्फ उस पर काम दिया, मतलब सिर्फ काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाओगे तो वो ओवर बर्डन हो जाएगा, उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। और यहीं अगर तुम उसको अथॉरिटी ज्यादा देते जाओगे तो वो उसका मिसयूज करने लग जाएगा। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बैलेंस कॉम्बिनेशन में देना चाहिए, बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी लीड्स टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू ओवरबर्डन। और फिर इसी में क्योस, कंफ्यूजन, बहुत सारी चीजें आ जाती है। ये कुछ जो खास पॉइंट मुझे लगे मैंने वो लिख दिए एक बेसिक प्रिंसिपल समझाने के लिए। आपको एक बार एनसीईआरटी और जो भी बुक आप प्रिफर करते हो उसको अच्छे से रीड कर लेना। अगला प्रिंसिपल आता है डिसिप्लिन। देखो ये प्रिंसिपल भी है, लेकिन डिसिप्लिन जो चीज है ना वो हर जगह काम आती है। हमें हर जगह डिसिप्लिन है। स्कूल देख लो, स्कूल में भी प्रॉपर डिसिप्लिन, कॉलेज है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, कंपनी है, जो कुछ भी है वहां पर डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। ठीक है, इट मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिस्पेक्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके रिस्पेक्ट करना। इसको हर लेवल पे रिक्वायर्ड किया जाता है। कौन कौन से लेवल कितने होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। मतलब हर लेवल, चाहे टॉप लेवल का बंदा हो चाहे लोअर लेवल का हो, चाहे वो चेयरमैन हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, क्लर्क हो, कोई भी हो, उसको डिसिप्लिन रिक्वायर्ड ही रहता है और हर लेवल पे उसको फॉलो करना ही पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट बोथ हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। मतलब जो भी सुपीरियर है या सबऑर्डिनेट है दोनों को डिसिप्लिन मेंटेन करना कंपलसरी है। इफ देखो अगर वो नहीं करते हैं डिसिप्लिन फॉलो तो उनके ऊपर पेनल्टीज लगनी चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल में काम करता हो चाहे लोअर लेवल में, दोनों के ऊपर पेनल्टीज पुट करना चाहिए ताकि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन का अच्छे से पालन कर सके। सिस्टमैटिक वर्किंग, देखो अगर कहीं भी डिसिप्लिन से काम होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टमेटिक वे में काम करेगी, प्लस उसका जो भी गोल है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। और वही बात आ गई कि डिसिप्लिन होगा तो वही एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, कुल मिला के घुमा फिरा के बात वहीं आ रही है कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे तो आपका टारगेट या गोल जो भी है वो टाइमली अचीव हो जाएगा, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी ऑफ कमांड से मेरा मतलब ये है कि जो भी कमांड है या जो भी ऑर्डर है या फिर जो भी बोल लो आप, वो एक बॉस से रिसीव होना चाहिए। कैसे? देखो कोई कंपनी में बहुत सारे बॉसेस होते हैं, तो भाई अगर कोई एक एम्प्लॉय वहां काम कर रहा है तो वो पहले ये सोचेगा ना कि किसका पहले सुनूं,
किसका काम पहले करूं, या मैं यही 4 बंदों को खड़ा कर देता हूं और मैं बॉस हूं और वो 4 भी बॉस हैं, या वो भी 4 तुमको पढ़ा रहे, तो तुम किसका पहले सुनोगे, उसका, मेरा, किसका? और सुन भी लिया तो किसको फॉलो करोगे? उसको, मेरे को, उसका पढ़ाने का तरीका अलग है, उसका समझाने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। तुम्हारे ऊपर बर्डन आ जाएगा कि तुम किसको फॉलो करो, किसको समझो। सेम वैसे अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वहाँ एक से ज़्यादा बॉसेज हैं, तो ये उसके लिए भी कंफ्यूजन है, क्योस की सिचुएशन बन जाती है, क्योस एंड कंफ्यूजन की, कि किसका काम पहले करे, किसके ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट करे। तो इट मीन्स सबऑर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट वन सुपीरियर ओनली। इसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ कमांड का कि एक तो ऑर्डर सिर्फ एक बॉस से आना चाहिए, इट मीन्स मस्ट रिपोर्ट वन सुपीरियर ओनली, एक ही सुपीरियर को उसको रिपोर्ट करना चाहिए। इफ शी और ही रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, यदि अगर वो एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर रिसीव करेंगे तो गेट कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका ऑर्डर पहले पूरा करे या किसका काम पहले करे। आप ये 4 को नोट करो। मैं आया अगले 3 प्रिंसिपल्स के साथ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के साथ पढ़ेंगे। 5th प्रिंसिपल आ गए हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो कई बार केस स्टडीज में डायरेक्ट पॉइंट आते हैं जहां आपको दिख जाए 1 यूनिट 1 प्लान, एक यूनिट का एक प्लान, वहां यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात हो रही है। ये इसका कीवर्ड था तो मैंने इसलिए लिख दिया इजी समझने के लिए। चलो इस प्रिंसिपल को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट इज कौन सा डायरेक्शन? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये प्रिंसिपल के अनुसार जो भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो डायरेक्टेड, मतलब उनका जो भी गोल है वो एक डायरेक्शन में चले जाए कि उनको जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना है। ठीक है, उनका जो भी टारगेट है वो एक ही टारगेट है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। जो भी इनके प्लान्स है या जो भी जितने भी एम्प्लॉयज है, ये मिलके इनका जो गोल है ये सब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए कि इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो जाए। सिंपल ये है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करती है, लाइक अलग अलग चीज़ें बनाती है, कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, क्लॉथ्स वगैरह भी, वेयरिंग कपड़े, मतलब कपड़ों का भी व्यापार करती है, क्रीमों का भी व्यापार करती है। तो उनका क्या है? 1 यूनिट 1 प्लान, एक यूनिट का अपना गोल अलग होना चाहिए, एक यूनिट का अलग होना चाहिए, और उन सबका टारगेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना होना चाहिए। इसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रिंसिपल का, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको छोड़ के जो हमारा जर्नल, जो हम सबका एक इंटरेस्ट है उसको फॉलो करना, मतलब इसको सुपरसीड करना, कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना। चलो इसको एक बार पढ़ते हैं अपन। इंडिविजुअल गोल्स इज टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब जो एक इंडिविजुअल बंदा है उसके गोल को सेक्रीफाइस करना और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल को अचीव करना। देखो हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है अगर वो पूरा होता है तभी व्यक्ति का पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। ठीक है, वो चीज़ एक इसमें आती है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और दूसरा है। मान लो एक मैनेजर है और मान लो एक बड़ी कंपनी है, उसको वहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, तो वो मैनेजर ये नहीं बोलेगा कि मेरे भाई के पास से जाके मटेरियल ले लो, क्योंकि जो मटेरियल उसके भाई के पास है वो शायद गुड क्वालिटी ना हो, अफोर्डेबल ना हो, अफोर्डेबल तो छोड़ दो, गुड क्वालिटी ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो। लेकिन वहाँ पे मैनेजर को ये सोचना चाहिए कि मेरा जो इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट की, मेरे को मेरे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो किसी और से ले, ना कि उसके भाई से। अगर उसका अच्छा है तो उससे लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको सुपरसीड करना पड़ेगा उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट। ये ना सोचे कि मेरे भाई का रॉ मटेरियल बिकवा दूं और उसका फायदा करवा दूं। अब हम बात कर लेते हैं इसको आगे, थोड़ा सा और डीप रीड कर लेते हैं। गोल ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सिंपल सी बात है, यहाँ सेक्रीफाइस कर लो और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर लो, और यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल का गोल है उसको डायरेक्ट कर दो अचीवमेंट ऑफ टारगेट पे। यह सीधी बात है, इंडिविजुअल गोल, ठीक है, ये इंडिविजुअल के गोल को डायरेक्ट कर दो, कहाँ कर दो? अचीवमेंट पे। काय के अचीवमेंट पे सर? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसके गोल पे? ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे। ठीक है, मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, नॉट टू हिज पर्सनल इंटरेस्ट। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि वो ना उसके भाई से रॉ मटेरियल खरीदे बिना, मतलब
को कंप्रोमाइज ना करते हुए अपने जनरल इंटरेस्ट को फॉलो करें और कहीं अच्छी जगह से रॉ मटेरियल खरीदें। ठीक है, अब अगला आता है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। तो अब हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन की। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पेड फेयर एंड काइंड वेजेस, या वेजेस सैलरी है जो भी वो रेम्यूनरेशन देते हैं वो फेयर होना चाहिए और उनको सेटिस्फाई करना चाहिए, विच गिव्स दैम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मतलब जितना उनने उम्मीद करी थी उनका उतना खर्चा हो जाए या उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ भाई मैं इतना कमा रहा हूँ या मुझे इतना काम करने के बदले मुझे ये मिल रहा है, तो वो उनको मोटिवेट करता है कि वो आगे अपना काम और अच्छे से कर ले। दिस विल मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटी। देखो कोई भी बंदा अगर काम कर रहा है उसके बदले उसको फेयर रेम्यूनरेशन या क्या बोलते हैं वेजेस सैलरी जो भी मिल रहा है वो अगर उसको सेटिस्फाई करे या उसकी नीड्स को फुलफिल करे तो वो बंदा और मोटिवेट होकर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेगा, उसकी एबिलिटी से भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा, मतलब एक तरीके से वो आपसे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा अगर उसको फेयर और काइंड वेजेस मिलते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ 7 प्रिंसिपल हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बचे हुए 7 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाए। स्टिल कोई डाउट आता है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, नहीं तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। टिल देन गाइस कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।